वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट मतलब 10+1 10+2 दोनों साल के लिए 5 स्टार टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना समझो फिजिक्स नहीं चलेगी। जितना इंपॉर्टेंट फिजिक्स में ग्राफ्स हैं उतना ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल कैलकुलस, और अगले लेक्चर में कराऊंगा इंटीग्रल कैलकुलस। ये बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स के। आगे की फिजिक्स पढ़ने के लिए नो डाउट अभी चैप्टर तो चल रहा है काइनेमेटिक्स, लेकिन अब काइनेमेटिक्स का जो अगला हिस्सा है वो डिफरेंशियल कैलकुलस के थ्रू डिस्कस होने वाला है। चलिए तो पहले समझते हैं कि ये ब्रांच हमें क्यों स्टडी करनी पड़ती है, क्या जरूरत पड़ी इसको पढ़ने की, इसके पीछे क्या लॉजिक है। एक टर्म आती है कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, थोड़े से लंबे स्पेलिंग है, कोई बात नहीं है, याद हो जाएंगे आपको। जो अपने इंग्लिश की बुक्स होती थी ना, उसमें कहीं कहीं लिखा होता था एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। कभी किसी जमाने में या कभी किसी टाइम पे ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता था, लाइक दिस देयर वाज स्मॉल आइलैंड, ऐसा कुछ लिखा होता है बुक्स में स्टोरी बनाने के लिए। इंस्टेंट का मतलब है एक खास टाइम की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। तो जब हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं उसका मीनिंग भी यही है कि एक खास मोमेंट पे बस की वेलोसिटी क्या थी, उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यहीं से फिर शुरू होता है काम डिफरेंशियल कैलकुलस का, कि ये हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, क्या जरूरत है इसकी, क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। ये सपोज अपनी बस है बेटा, आपने बस की एवरेज वेलोसिटी निकाली कि बस जो है उसने चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली तक 250 किलोमीटर कवर किए। अभी हम मान लेते हैं कि रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई रोड में कर्व बैंड वगैरह कोई नहीं है, स्ट्रेट रोड है, हिल एरिया भी नहीं है, प्लेन है, ताकि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सके इनटू फ्रेमवर्क ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के। अभी कोई और पंगा नहीं डिस्कस करना हमने। 250 किलोमीटर बस ने कवर किए और उसमें उसको टाइम लगा 5 आवर। तो आप लिखते रहे कि बस की जो एवरेज वेलोसिटी है वो आई 250 किलोमीटर बाय 5, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ी देर से करते आ रहे हैं, बहुत सिंपल काम है। तो ये है अपना सो कॉल्ड चंडीगढ़ और ये है दिल्ली, और इधर समवेयर एक और स्टेशन है, उसका नाम है कालका, पिंजौर गार्डन के पास है, बहुत सारे बच्चों ने देखा हुआ है। चलिए अगर मैं कालका को बोलता हूं कि इसका कोऑर्डिनेट 0 है, और कालका से चंडीगढ़ जो है वो 40 किलोमीटर है, तो इसका कोऑर्डिनेट 40 हो गया बेटा, और इसका कोऑर्डिनेट हुआ 290। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप लिखते हो, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम टेकन। तो वेरी सिंपल, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 290 पे बेटा बस अब पहुंच गई, और पहले ये चली थी कहां से 40 से। बहुत अच्छे। डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। अगर हम कालका को बोलते हैं कि 0 कोऑर्डिनेट है कालका का, तो चंडीगढ़ का कोऑर्डिनेट 40 बनेगा और दिल्ली का कोऑर्डिनेट 290 बनेगा। नई वैल्यू ऑफ पोजीशन में से पुरानी वैल्यू ऑफ पोजीशन माइनस कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। और मान लीजिए बस चली चंडीगढ़ से बेटा सुबह लेट अस से 5 o'clock, 5 AM पे बस शुरू हुई, और बेटा उसने आपको बस ने ना 10 AM पे पहुंचा दिया दिल्ली।
तो आप नए टाइम में से पुराना टाइम माइनस कर देंगे। तो बात वही है, 250/5 ही लिखा मैंने, कोई फर्क नहीं है दोनों में। बट मैं बात जो समझाना चाहता था वो ये कि अगर बस का इनिशियल पोजीशन x1 है, फाइनल पोजीशन x2 है, चलने का टाइम t1 है और पहुंचने का टाइम t2 है, तो हम एवरेज वेलोसिटी को लिखा करते हैं नया लोकेशन माइनस स्टार्टिंग पॉइंट डिवाइड बाय नया टाइम माइनस इनिशियल टाइम। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत सिंपल सी बात है। चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि टाइम टेकन उस जर्नी में कितना लगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे बेटा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब ऐसा तो नहीं कि बस सारे रास्ते जो है वो 50 की स्पीड से ही चलती रही। कहीं कहीं पे ट्रैफिक में कंजेशन, कहीं कहीं पे ट्रैफिक सिग्नल, कहीं पे हमने जो पैसेंजर्स हैं उनको उतारना है, चढ़ाना है, नए पैसेंजर लेने हैं। तो ये सारा प्रोसेस जब चलता रहा तो क्या सारे रास्ते बस की वेलोसिटी सेम रही बेटा? नहीं, सेम नहीं थी। तो कभी कभी तो बस की वेलोसिटी यानी कि बस का जो स्पीडोमीटर था वो कभी कभी तो बेटा 0 पे ही था जब बस जो है पैसेंजर ले रही थी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, बेटा कभी कभी बस 90 की स्पीड पे चल रही होती है। देखा होगा आपने, कभी कभी ड्राइवर के पास बैठने का मौका मिलता है या पापा के हम साइड में बैठे होते हैं कार में, तो देखते हैं अभी स्पीडोमीटर में पापा के कितनी स्पीड आ रही है। जनरल क्यूरियोसिटी है लोगों की, बच्चों की, तो हम देखते हैं पापा अभी कितनी स्पीड पे जा रहे हैं। या कई बार तेज लगता है तो हम बोलते हैं पापा स्लो चलाओ, 100 किलोमीटर/आवर हो गया। तो जिस टाइम कार का वो जो स्पीडोमीटर आपने देखा था उस टाइम आपने पापा को बोल दिया कि पापा धीरे चलाओ, 100 किलोमीटर/आवर हो गया। तो ये थोड़ा कि पापा पीछे से 100 से लेके आ रहे हैं, नहीं। अभी आपको लग रहा है कि खाली रोड है, पापा ने थोड़ी तेज कर ली, अब हमने पापा को बोलना, नहीं तो घर से बोलना शुरू कर देते कि पापा 100 है, 100 है। जब गलियों में घूम रहे थे अपने, आप तब भी कहते पापा 100 है। नहीं था उस टाइम। उस टाइम वेलोसिटी कुछ और थी, उस टाइम 20-30 किलोमीटर/आवर थी। अभी सड़क खाली आई, अभी पापा ने उसको गाड़ी को 100 पे ले लिया बेटा। तो जो गाड़ी की 100 किलोमीटर/आवर है वेलोसिटी, अभी तो खैर स्पीड होगी क्योंकि कार का तो स्पीडोमीटर होता है, वो डायरेक्शन नहीं दिखाता, हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यानी एक कार जब या एक बस 5 बजे चली तो जिस टाइम 5:20 और 39 सेकंड हुए थे, यानी जैसी बस चली ना, हमने बेटा एक स्टॉप वॉच ऑन कर दी, राइट? तो वो टाइम भी साथ साथ में बढ़ता जा रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि जिस टाइम 5:20 और 39 सेकंड हुए थे, यानी कि बस जो है वो जीरकपुर के फ्लाईओवर से निकल रही थी। मान लो लेट अस से यहाँ पे एक फ्लाईओवर है, यहां से बस को निकलना है। जब जो है फ्लाईओवर पे बहुत सारे ना लाइट पोस्ट लगे होते हैं, लाइट पॉइंट लगे होते हैं, खंबे से खड़े होंगे। तो जब वो पोल नंबर 9 को क्रॉस कर रही थी तब बस की वेलोसिटी क्या थी? उस वेलोसिटी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो मेरा ख्याल आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि मैंने बस का एक वीडियो बनाया सिर्फ 2 सेकंड का, पूरी जर्नी का नहीं, 2 सेकंड। मैंने वीडियो कैमरा ऑन किया, मैंने 2 सेकंड देखा कि बस ने क्या किया। तो 2 सेकंड में बस जो है वो यहां से यहां गई, तो मैं देखूंगा 2 सेकंड में कितना कवर हुआ। वो जो छोटा सा कवर हुआ उसको ऐसे नहीं लिखेंगे x2 - x1। उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को देखो बेटा, जब बड़ा चेंज आता है कोई, उसको डेल्टा से लिखते हैं। आपने डेल्टा जो है वो क्लास 9th में यूज किया था जब स्पेसिफिक हीट की बात हुई थी। जिसके आगे डेल्टा लग जाए उसका मतलब होता है चेंज इन दैट क्वांटिटी। तो जैसे यहां पे बात करें कि बस ने टोटल टाइम कितना लिया सारे मोशन के लिए, उसको आप लिखेंगे बेटा t2 - t1। बस ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया सारा, उसको बेटा आप लिखेंगे x2 - x1।
लाइक दिस। तो वेलोसिटी को आपने लिख दिया एक तरह से डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इससे एवरेज वेलोसिटी आती है। लेकिन जब सारी जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम टेकन से आप डिवाइड कर देते हो, उसको बोलना है एवरेज वेलोसिटी। हम बात करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि जब जीरकपुर बस पहुंची, वो पोल नंबर 9 को क्रॉस कर रही थी, जो लाइट पॉइंट था 9 नंबर वाला, उस टाइम बस की वेलोसिटी क्या थी, उस वेलोसिटी को बोलना है हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ गए होंगे आप। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए बस ने बेटा पूरे 250 किलोमीटर नहीं कवर करने। तो उस केस में बस का मैं डायग्राम अगर ड्रॉ करूं दोनों मोमेंट्स ऑफ टाइम का, तो पहले बस थी यहां पे, आपने 2 सेकंड का वीडियो बनाया बस का, 2 सेकंड बाद ये बस यहां से बेटा बस यहां पहुंची, इतना आगे आ गई बस। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को, बड़े डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स, छोटे से डिस्प्लेसमेंट को dx, बेटा याद रखना dx का मतलब है बहुत 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 छोटा, इतना छोटा जितना बेटा मेरे फिंगर और थंब में गैप है। गैप दिख रहा है आपको, बहुत छोटा सा गैप है, इस इतने से गैप को बोलेंगे dx। अच्छा अब ये बताओ कि बस को यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा, मैं 2 सेकंड बोल रहा हूं, इसको हमने 2 सेकंड से भी कम कर देना है, और कम और कम, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना चाहते हैं कि यहां पे बस की वेलोसिटी क्या थी। तो इसी मोमेंट पे निकालनी है। अभी तो मैं 2 सेकंड कह रहा हूं, इसको 2 सेकंड से भी हम और कम और कम और कम कर देंगे। ये बस जो बाहर को निकली है इतनी भी नहीं निकली बेटा, इसको ये मानो कि ये जस्ट बस इतनी सी निकली बेटा। तो इस छोटे से डिस्टेंस को dx और इस छोटे से टाइम को आप बोलिए क्या बोलना चाहिए फिर बेटा। बड़े चेंज को आप लिख रहे हैं डेल्टा टी, बड़े चेंज इन पोजीशन को आपने लिखा डेल्टा एक्स। तो जब पोजीशन में चेंज थोड़ा सा ही आया तो आपने डेल्टा एक्स को dx बना दिया। dx मतलब बहुत बहुत छोटा सा। तो बेटा जो टाइम लगेगा उसमें कौन सा घंटे लगेंगे, कि बस जो है वो यहां से यहां तक जाने में 3 घंटे लेती है, ऐसा थोड़ी होता है, 3 घंटे थोड़ी लगेंगे। तो बस को यहां से बेटा ऐसे आ रही थी ना, तो यहां से यहां तक जाने में लगेंगे मे बी 0.01 सेकेंड। तो वो छोटा सा टाइम लगा, टाइम ड्यूरेशन छोटी सी, उस टाइम ड्यूरेशन को dt लिखना है। तो होप आपको ये दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए। dx मतलब बहुत छोटा सा चेंज इन पोजीशन, एंड dt मतलब बहुत छोटा सा चेंज इन टाइम। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से निकलती है, तो यहां भी मैं वेलोसिटी को लिखूंगा dx बाय dt, बट इस वेलोसिटी को मैं एवरेज नहीं लिखूंगा। वेरी सिंपल रीजन, बेटा एवरेज होता है एक बहुत बड़े ग्रुप पे। जैसे क्लास में अभी आपका 10th क्लास का रिजल्ट आने वाला है, किसी बच्चे के मार्क्स आए 500 में से लेट अस से 493, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं। किसी किसी के 450 आ गए, वो भी खुश होगा, चलो 90% आ गए मेरे भी। किसी किसी के बेचारे के 360 आ गए, कोई बात नहीं है। ऐसे सभी मार्क्स का टोटल करके आप क्या करते हो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसी तरह अगर हमने निकालना है कि 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, अभी आप सारे 11th में हैं ऑफ कोर्स, 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स की एवरेज एज क्या होती है। तो क्या करेंगे, कोई बच्चा जो है वो 16 ईयर का हो गया है, कोई अभी 15 का है, कोई अभी 14 में भी घूम रहा है, डिपेंड्स, सभी का अलग अलग है। एनीवे, तो सभी की एज का करेंगे टोटल करने के बाद करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर हम पूरी क्लास का टोटल ना करके सिर्फ 4 बच्चों की एज का टोटल करें तो वो 4 स्टूडेंट्स का एवरेज आ जाएगा, बहुत अच्छा है। अगर हम 2 स्टूडेंट्स की एज को, एक की 14 है एक की 16 है, प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दें, क्या आएगा बेटा, 14 प्लस 16, 2 बच्चे हैं, एक 14 ईयर का है एक 16 ईयर का है, 14 प्लस 16 हो गए 30 को डिवाइड बाय 2 किया 15। तो इन 2 बच्चों की एवरेज एज आ गई 15 ईयर्स।
अगर हम 2 को भी हटा के 1 ही रख लें बेटा, 14 डिवाइड बाय 1, उसको एवरेज कहेंगे आप? नहीं कहेंगे। वेरी नाइस। 14 को 1 से डिवाइड करेंगे, वो एवरेज एज नहीं है, वो इसी बच्चे की एज है। दोबारा सुन लो, जितना आप ग्रुप जिन पे आप एवरेज आउट करना चाहते हैं, जितना आप उस ग्रुप को छोटा 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 करते रहेंगे, उतना वो जो एवरेज वर्ड है उसका मीनिंग खत्म होता जाएगा। अगर एक ही बच्चा रह गया, उसकी एज का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, तो वो एवरेज एज ना हो के वो है एज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। उसी तरह इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट ना लेके हमने ले लिया है बहुत छोटू सा डिस्प्लेसमेंट। छोटू वर्ड याद रहेगा आपको, बहुत छोटू सा डिस्प्लेसमेंट लिया। उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को, उसमें जो टाइम लगा उसको कवर करने में, उसी टाइम से हमने डिवाइड कर दिया, तो उसको एवरेज थोड़ी कहेंगे, उसको बोलेंगे वेलोसिटी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। एवरेज तो होता है बेटा बहुत बड़े डिस्टेंस पे, तो जब इतना सही लिया आपने, उसको एवरेज नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी एवरेज वर्ड नहीं लगाना। तो जब मैं लिख देता हूं v इक्वल टू dx बाई dt, तो इसका मीनिंग ही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए, पहले तो मुझे आपको यह समझाना था कि dx बाई dt का मीनिंग क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। उसी तरह से बेटा, जैसे वेलोसिटी हर मूवमेंट पे अलग अलग हो सकती है, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, इसलिए इसका आंसर हर जगह डिफरेंट आ सकता है। उसी तरह से बेटा एक्सेलरेशन भी 2 तरह की होती है। अगर तो यूनिफॉर्म हुई, बहुत अच्छा। जैसे मान लो ये सारा रोड खाली है बेटा, सारा रोड खाली है और आपने 50 किलोमीटर पर आवर से बस चलाई है, उसकी स्पीड हमेशा 50 रही, स्पीडोमीटर 50 पे ही रहा, तो भी दिल्ली पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। उसी तरह से जो एक्सेलरेशन है किसी भी व्हीकल का, नो डाउट एक केस को मैं छोड़ रहा हूं, जो वो फ्री फॉल था ना, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह सेम थी, उसमें कोई शक नहीं है। उसका नाम ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रखा हमने, क्योंकि एक्सेलरेशन उसमें हर जगह यूनिफॉर्म रहा। अब मैं एक्चुअल मोशन की बात करता हूं। स्कूटर पे हम बैठे बेटा, पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर हमने एक्सेलरेटर घुमाया, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटर, क्योंकि एक्सेलरेट करता है ये। एक्सेलरेटर घुमाया, स्कूटर की स्पीड तेज हुई, बीच में आपने ब्रेक भी लगाई, उस टाइम रिटार्डेशन था, फिर आपने एक्सेलरेटर घुमाया, फिर एक्सेलरेशन थी। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि एक्सेलरेशन 0 था। कब? मैंने एरोप्लेन का एग्जांपल दिया है आपको, कि जिस टाइम एयर हॉस्टेस आती है खाना पीना लेके, उस टाइम प्लेन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होता है, उस टाइम प्लेन का एक्सेलरेशन 0 होता है। तो कभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कभी एक्सेलरेशन 0, कभी नेगेटिव, तो ये भी चेंज होता रहता है बेटा, हर मोमेंट पे अलग अलग हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या एक्सेलरेशन था, उसको बताने के लिए जैसे हमने वेलोसिटी लिखा, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी इज गिवन बाय dx बाय dt, विच वी कॉल एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह से किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना एक्सेलरेशन था, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आप जान गए होंगे कि उसका फिर फॉर्मूला क्या होना चाहिए। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt होती है, क्योंकि वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेरी नाइस। तो बेटा हम यहां पे dv बाई dt लिख देंगे। फिर अगर एक्सेलरेशन निकालना हो इंस्टेंटेनियस तो dv बाई dt, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो तो dx बाई dt। तो अभी तो पहले इतना काम है कि पहले हमें समझना था कि हमें ये dx बाई dt, dv बाई dt क्यों लिखने हैं, क्या मीनिंग है इनका, और इसको पढ़ते कैसे हैं। जैसे चीनी का रेट होता है, शुगर का रेट, कि एक दुकान पे शुगर जो है वो 50 रुपीज ऊपर अमाउंट आ गया,
नीचे बेटा किलोग्राम आते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम शुगर का रेट है 50 रुपीज। यहां पे चीनी नहीं ले रहे हम, यहां पे हम टाइम और चेंज इन पोजीशन, यानी पोजीशन में कितना चेंज आ गया उसका कंपैरिजन करते हैं। तो चीनी के रेट को तो बोलते हैं 50 रुपीज पर केजी। वेलोसिटी को बोलते हैं dx, मतलब चेंज इन पोजीशन। पर केजी को बोलेंगे पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन पर यूनिट टाइम। तो ये जो dx बाई dt है ना, इसको बेटा बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ x, यहां पे x लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम dx बाई dt लिखते हैं। तो इसी तरह से बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को क्या बोलोगे? बहुत अच्छे, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेरी गुड, विद टाइम। अब ये लिखना बहुत लंबा सा लगता है बेटा, तो इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है, इसको हम dx बाय dt को शॉर्ट में लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x, विद रिस्पेक्ट टू को WRT डाल दीजिए टाइम। तो dx, देखो ये किसी ने पूछना नहीं एग्जाम में कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है, dx बाई dt, बात खत्म होगी। कहते क्या है, यानी हम जब रूटीन में लैंग्वेज में बात करेंगे तब क्या बोलेंगे, dx बाई dt इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पूरा नाम देना है, अगर यहाँ पे सिंपली बोलो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं लिख देता हूं यहां पे, वो भी डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, बस इतना ही बोलना है बेटा। तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली बोलो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और शॉर्ट करना है से सिंपली dx बाई dt, बस हो गया। ऐसी एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर शॉर्ट में बोलना है, शॉर्ट में ही बोलेंगे हमेशा, इतना लंबा बेटा किसके पास टाइम है। मैं भी dv बाई dt बोलूंगा, आप भी dv बाई dt बोलेंगे, वेलोसिटी को dx बाई dt लिखेंगे, ठीक है। तो कभी टीचर ने या बुक्स में कुछ लिखा हो ना ऐसा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मीनिंग है इसका। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको मीनिंग समझ आ ही गया है, तो अब ये टर्म्स आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये दो चीजें, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो dx बाई dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है तो dv बाई dt। अब आपको याद होगा स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता था, वो वेलोसिटी। बहुत अच्छे, चलो अब मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूं। और ये दो पॉइंट आपको मैंने अभी भी समझाया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है। ये समझना है बेटा, ये जो मैंने अभी ये सारा किया ये पेपर में नहीं आना, तो आपके दिमाग में बिठाना है बस मुझे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, और ये फॉर्मूला आज मुझे यूज करना है। आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस करेंगे, जिसमें कुछ मेथड्स हैं कि अगर हमें x का वैल्यू कुछ गिवन हो तो फिर dx बाई dt निकलेगा कैसे। उसके लिए ये जो मैथमेटिक्स का ब्रांच है, पूरे ब्रांच को तो कैलकुलस कहते हैं। दो तरह के कैलकुलस है, एक डिफरेंशियल जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल वाला आज करेंगे हम, और इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले मैं आपको शुरू से नहीं कराऊंगा कि कहाँ से आया, ये टपका कहाँ से वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें फिजिक्स में फिजिक्स लर्न करनी है, मैथ्स नहीं लर्न करना। हाँ, जब आप +2 में चले जाएंगे, नॉन मेडिकल वाले बच्चे, बायो वाले नहीं, बायो वाले तो मेरे पे भरोसा करेंगे, जो सर ने बताया वही ठीक है। जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो जब +2 में जाएंगे तो उनको मैथ्स में ये सारे फॉर्मूले जो आज मैंने आपको कराने हैं ना, वो सारे फॉर्मूले आपके जो मैथ्स के टीचर हैं वो आपको डिस्कस करके देंगे कि ये कहाँ से आया, कैसे बना,
तब आप निकाल पाएंगे कि ये सर ने जो फॉर्मूला लिखा था ऐसा क्यों था। अभी आप सिर्फ इतना करेंगे कि जो मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ उसको याद करना पड़ेगा। हाँ, याद बेटा एकदम से सारे नहीं होंगे। नंबर 1, मुझे अभी क्लास के सभी बच्चों के नाम ही याद नहीं है। आप क्लास में एंटर होते हैं, किसी नए स्कूल में जाते हैं, आपको सभी बच्चों के नाम कहाँ याद होते हैं। तो धीरे धीरे पहले एक का याद होता है, फिर दूसरे का याद होता है, फिर वो पता चलता है कि वो सुबह लक्ष्मी है, ये तरनदीप है, ये यश हैं। तो धीरे धीरे फिर पूरी क्लास के नाम याद हो जाते हैं एंड में। आज आपको अपनी क्लास के हर बच्चे का नाम पता है। कोई बच्चा आपको मिल जाए अपनी क्लास का, आपको उसका नाम याद है कि इसका नाम तो ये है। तो उसी तरह बेटा ये फॉर्मूले एकदम से लर्न नहीं होंगे, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा आज पूरी, जितनी मेरे से मैक्सिमम हो पाया इन दिस ड्यूरेशन। लेकिन आपने क्या करना है, इन फॉर्मूले की एक मैं शीट आपको भेजूंगा, एक असाइनमेंट भेजूंगा आपको। वो असाइनमेंट आप सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। तो जितना इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे उतने ही ये फॉर्मूले याद होते रहेंगे। बाकी मुश्किल भी नहीं है, बहुत सिंपल हैं, लेकिन नए हैं आपके लिए, पहली बार करने जा रहे हैं आप। तो अभी मैं बाकी रब कर रहा हूँ। सिर्फ वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया आपको आज, dx/dt यूज करना है हमें जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना है हमने dv/dt। अभी आज तो इतना बताऊंगा इसमें। अब शिफ्ट होते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के फॉर्मूले क्या है। चलिए, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो अभी हमने निकाल लिए हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखेंगे dx/dt और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv/dt। अब आपको याद होगा कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप था, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, बेटा वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता था। इसी तरह से एक्सेलरेशन आती थी फ्रॉम स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप एक और चीज याद रखेंगे कि जब dx/dt लिखा होता है तो वो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, और जब dv/dt लिखा होगा तो ये स्लोप ऑफ vt ग्राफ आएगा। एक और तरह से करके दिखाता हूं। ये बेटा अपना पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी उसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हुई, ग्राफ का स्लोप एक ही जैसा रहा, उस केस में क्या होगा, टाइम t1 पे पोजीशन था x1, और जब बेटा टाइम हो गया t2 तो नया पोजीशन हो गया x2। ऐसे मार्क कर लेते हैं, ये x2 है। तो स्लोप जैसे मैंने आपको बताया कि स्लोप जो है वो tan थीटा से निकलता है। नो डाउट थीटा वैसे ना यहां पे बनाना होता है, बट ये वाला थीटा और ये वाला थीटा पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। तो ये थीटा और ये थीटा एक ही बात है। तो अब ये वाला निकाल लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा देते हैं। तो tan थीटा जो है वो होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा यहां से लेके यहां तक तो है x2, और यहां से लेके यहां तक है x1। तो ये क्या हुआ, वेरी गुड, x2 माइनस x1। यहां से लेके यहां तक t2 है और इतना t1 है। तो बेटा बेस ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ, t2 माइनस t1। तो परपेंडिकुलर x2 माइनस x1 बेस इक्वल टू t2 माइनस t1। ये बेटा होता ही वेलोसिटी, अभी तो लिखा हमने, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन। लेकिन इसमें क्या था, सभी जगह वेलोसिटी ना कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म थी। अब एक और ग्राफ देखते हैं कि अगर अपना पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होता, तो मैंने आपको स्लोप लास्ट वीडियो में कई बार बताया है। स्लोप का मीनिंग है कि ग्राफ कितना टेढ़ा है। बेटा मान लो आपको साइकिल लेके जाना हो इस रास्ते पे, तो बताएंगे बेटा सबसे ज्यादा जोर आपको कहां पे जाके लगाना पड़ेगा, पॉइंट 1 पे कि पॉइंट 2 पे? सबसे ज्यादा जोर कहां लगाना पड़ेगा साइकिल को ऊपर लेके जाने के लिए? चैट बॉक्स में लिखिए इधर आंसर। यस, वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया। सबसे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा पॉइंट नंबर 2 पे, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 पे इस ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, राइट?
तो स्लोप निकालने का तरीका, अगर स्लोप चेंज होता जाए तो उसका तरीका है यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये एंगल है θ1, एक यहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, ये वाला एंगल है बेटा θ2। ये पॉइंट 1 पे स्लोप θ1 का tan लेंगे जो कि छोटे वैल्यू आएगा। पॉइंट 2 पे अगर आपको स्लोप निकालना है तो tan θ2 चाहिए आपको। सो क्वेश्चन इज के पॉइंट 1 पे स्लोप है कितना। उसके लिए हमें क्या करना है, पॉइंट 1 पे अगर हमें स्लोप निकालना है उसके लिए क्या करना है, सी मुझे चाहिए कि यहां पे स्लोप कितना है। तो जैसे यहां पे ड्रॉ किया मैंने, अगर इसी तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं सेम वे जैसे ये बना, तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट तो है नहीं बेटा। टेंजेंट तब बनेगी अगर जो पॉइंट 2 है वो 1 के बहुत 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 पास आ जाए। तो ऐसा करते हैं, पॉइंट 2 को यहां ना लिख के बिल्कुल 1 के पास ही लिख देते हैं। उस केस में जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल इतना छोटा होगा कि उसको आपको मैं बोर्ड पे बना के नहीं दिखा सकता हूं, बनेगा बहुत छोटा सा बनेगा। तो इधर को जो ट्रायंगल का आएगा बेस, जैसे यहां पे था, तो बड़ा चेंज आया तो आपने T2 - T1 लिख दिया, छोटा सा चेंज आएगा तो उसको हम dt लिखेंगे। ऐसे ये जो हाइट है जिसको आपने पहले लिखा था x2 - x1, अब ये हाइट में भी थोड़ा सा चेंज आया, उस थोड़े से चेंज को dx लिख देंगे। तो यहां से बेटा इसी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी है 1 पे कितनी है, तो पॉइंट 1 पे वेलोसिटी है dx/dt। पॉइंट 2 पे निकालनी है, 2 अभी तो मैंने यहां लिखा हुआ, इसको 3 लिख लेते हैं। पॉइंट 3 पे निकालनी है तो यहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे। ये मैंने बहुत बड़ा बना दिया, इतना बड़ा भी नहीं है, इससे भी छोटा है ये, तो इसको लिखेंगे dx, इसको लिखेंगे dt। तो चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट को टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे, वो इस एंगल का tan थीटा निकल आएगा। एंगल बहुत छोटा है, शायद दिख रहा होगा आपको वीडियो में, बट ट्रायंगल आपको थोड़ा सा दिख रहा है। तो इस तरह से अगर मुझे स्लोप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो वो स्लोप जो है वो dx/dt होगा। ये मैंने अभी तो, क्योंकि हम फिजिक्स की बात कर रहे थे, मैथ्स में क्या होगा, इन जनरल आपके पास ना एक ग्राफ होगा बिटवीन y एंड x। इधर को x एक्सिस होती है, इधर को y एक्सिस होती है, ऐसे बनाते रहे आप ग्राफ। अगर वो ग्राफ ऐसा आ गया तो किसी पॉइंट पे से पॉइंट 1 पे निकालना है कि ग्राफ का स्लोप कितना है। तो बेटा यहां स्लोप आया था dx/dt, dx/dt, तो यहां पे स्लोप आएगा dy/dx। वेरी नाइस, dy/dx। तो ये जो हम डेरिवेटिव, चूंकि जब हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे ना उसमें x t वगैरह नहीं आएंगे, उसमें यूजुअली y और x लिखा होता है। तो dy/dx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ, मैंने पीछे लिखा ये भी कि ये लिखने का तरीका है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं इसको, लेकिन ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा, हम यूजुअली dy/dx बोलते रहेंगे बार बार। तो क्या याद रखना है कि जब आप dx/dt निकाल लेते हैं तो वो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ होता है। अगर आप dy/dx निकालेंगे, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, dy/dx जो है वो स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन y एंड x होता है। ऐसे ही dv/dt होगा स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो बेसिकली dy/dx, dx/dt एंड dv/dt ये स्लोप को ही रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। बेटा प्लीज टेक केयर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। dy/dx रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन y एंड x। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे काम आएगा। तो dy/dx लिखा रहेगा। अभी जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं डिफरेंशियल कैलकुलस के, वो जो फॉर्मूले हैं दे आर कमिंग फ्रॉम मैथमेटिक्स ब्रांच कैलकुलस। तो वहां पे y एंड x यूज होता है। मैं फॉर्मूले y एंड x वाले लिखूंगा, लेकिन वही फॉर्मूले x, टाइम, वेलोसिटी, टाइम, इन सब के लिए भी यूज होंगे। तो अब मैं फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट था
कि जो dy बाई डी एक्स है, dv बाई डी टी है, dx बाई डी टी, ये सब जो है ये ग्राफ के स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बाकी मैंने रब कर दिया है। अब अपने पास जो पॉइंट आ गया वो ये कि ग्राफ का स्लोप निकालना है y वर्सेस x का, तो वो dy बाई डी एक्स से निकलता है। अब dy बाई डी एक्स निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले पे आते हैं। जैसे मैंने बताया, मैं डेराइव नहीं करूंगा फॉर्मूला के टपका कहाँ से, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूले बहुत सिंपल हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं और आपको वो याद करने हैं, बस इतना ही पंगा है, राइट। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज करते जाएंगे आपको याद भी होते जाने और थोड़ी प्रैक्टिस आप खुद भी करेंगे। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1, अगर y जो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल हो, जैसे कि y का वैल्यू 5 हो, चलिए थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। तो बेटा x का वैल्यू जो मर्जी होता रहे, y ने हमेशा 1 2 3 4 5 रहना है। जब x का वैल्यू 0 था तब भी y 5 था, जब x 1 हो गया तब भी y 5 था, x 2 हो गया तब भी y 5 था, 3 पे फिर 5 रहा। तो बेटा सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आपको बोला हुआ है कि जो ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ते हैं उनका स्लोप पॉजिटिव, जो ग्राफ नीचे की ओर आते हैं उनका स्लोप नेगेटिव, जो ना ऊपर गया ना नीचे आया उसका स्लोप 0। बहुत अच्छा, काफी बच्चों ने आंसर सही दिया है। तो इस ग्राफ का स्लोप 0 है, तो मैंने बोला स्लोप निकालने के लिए क्या निकालना होता है, dy बाई डी एक्स। तो बेटा dy बाई डी एक्स क्या आएगा, इक्वल टू 0। वेरी नाइस, बहुत। तो इससे आसान क्या फॉर्मूला होगा, 0 तो लिखना है। 0 लिखने में कोई मुश्किल है नहीं है। अगर y का वैल्यू कुछ ऐसा है कि वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, जैसे एक बंदा बेटा ये 0 कोऑर्डिनेट है, 0 कोऑर्डिनेट है और वो कुछ दूर गया, यहां पे जाके उसने बातें करनी शुरू कर दी बेटा, तो अब उसका कोऑर्डिनेट, टाइम तो बढ़ता जाएगा, घड़ी में जो टाइम है वो टाइम तो इंक्रीज होता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, पोजीशन नहीं चेंज हो रही। तो बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ आपको याद होगा, हमने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ड्रॉ किया था, विच वॉज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। वेरी नाइस। तो जो ग्राफ का बेटा स्लोप ही नहीं है, पोजीशन टाइम ग्राफ का, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, तो बेटा उसकी वेलोसिटी है ही नहीं है। तो जिसकी पोजीशन परमानेंटली 5 हो गई या y का वैल्यू x के चेंज होने से चेंज नहीं होता, तो उस केस पे स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी कि dy बाई डी एक्स क्या आएगा, इक्वल टू 0। वेरी नाइस, पहला फॉर्मूला याद हो गया। याद क्या बेटा, इसमें है ही कुछ नहीं है, इसमें क्या याद करना है। इफ y इक्वल टू अ कांस्टेंट तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। बहुत आसान है बेटा, वेरी सिंपल। दूसरा फॉर्मूला, दोबारा फिर बोल रहा हूं बार बार, हमें सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है, कहां से आया कैसे बना, ये वो +2 में पढ़ेंगे मैथ के स्टूडेंट, क्योंकि उनको क्वेश्चन आने हैं पेपर में कि निकाल के दिखाइए कैसे आया ये। फिजिक्स में नहीं आना, फिजिक्स में फॉर्मूला हमने यूज करना है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे आज जितना फिजिक्स में यूज होना है बस। तो मैं सारा डिराइव करने नहीं बैठूंगा। +2 में जब जाओगे ना तो कैलकुलस जो है वो 3 मंथ्स में खत्म होगा +2 के स्टूडेंट्स का। मैं 3 मंथ वाला काम जो है वो 2 दिन में खत्म करने जा रहा हूँ। 1.5 घंटा आज का, 1.5 घंटा नेक्स्ट क्लास का, बस। तो 3 घंटे में खत्म करेंगे हम, तो उतना ही करेंगे जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। फॉर्मूले तो बहुत खतरनाक है कैलकुलस के, पर सारे हमें जब हमने यूज ही नहीं करने, हम क्यों पढ़े फिर। तो वही पढ़ रहे हैं जो हमारे काम का है। तो ये है 7 स्टार फॉर्मूला, ये सबसे ज्यादा यूज होना है बेटा पूरी फिजिक्स +1 +2 में। y इक्वल टू अगर x पावर n हो, अभी फॉर्मूला लिख रहा हूं, यूज करके देखेंगे, है बहुत आसान है, कोई पंगा नहीं है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा n इंटू एक्स पावर n-1। बेटा n को उठा के पटकना है नीचे, और x की पावर जो थी, जो भी थी n थी, उसको 1 कम कर देना है। अब मैं कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको। सबसे ज्यादा ये यूज होगा, सबसे ज्यादा यही यूज होना है, बी केयरफुल।
और बहुत आसान है, कोई पंगा नहीं है। पावर को पटको नीचे और x का पावर जो था उसमें से एक कम कर दो, इतना ही तो करना बेटा। काउंटिंग तो आती है ना, 5 में से 1 माइनस करना, 4 लिखना है, इसमें क्या खास बात है। एग्जाम्पल के लिए अगर y है x का क्यूब, वेरी सिंपल, dy बाई dx क्या आएगा, 3 को नीचे पटको, x का पावर एक कम कर दो, हो गया बस 3x स्क्वायर, कोई मुश्किल नहीं है। आगे चलो एग्जाम्पल्स को नंबर दे देते हैं, चलो ए बी सी डाल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, बेटा बोल दो फटाफट क्या आंसर आना चाहिए, इधर कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ जी, डी वाई बाई डी एक्स क्या आना चाहिए, वेरी नाइस। 2 आगे आ गया बेटा, x का पावर 2 में से 1 माइनस किया, 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1। तो बेटा 1 क्या लिखना, छोड़ो परे, 1 तो लिखते हैं। अच्छा इनको याद भी करें ना आप वैसे, क्योंकि ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ये बहुत ज्यादा यूज होने हैं। तो एक्स क्यूब का आंसर आएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का आंसर आएगा डिफरेंशिएट करने पे, डेरिवेटिव लेने पे 2x पावर 1। एक और करके दिखाता हूं, क्योंकि ये मोस्टली हम उलझ जाते हैं क्या करना है। अगर y इक्वल टू ओनली एक्स हो, y इक्वल टू एक्स ओनली, उस केस में dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx। तो बेटा x लिखा हुआ मीन्स x पावर 1 है, ये बहुत सिंपल। तो बेटा dy बाई dx जब करोगे तो 1 को लिखोगे आगे, x का पावर 1 माइनस 1, यानी x पावर 0। एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, 1। तो 1 इंटू 1 किया तो बेटा 1 आंसर आ जाना, याद रखना। अच्छा चलो एक और तरह से फीलिंग लेते हैं इसकी, एक और तरह से करके दिखाता हूं बेटा। अगर y और x दोनों सेम हुए, जब x 0 y भी 0, x 1 y भी 1, x 2 y भी 2, x 3 y भी 3, तो मैंने बोला आपको कि जो dy बाई dx है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है। अब अगर ऐसा बेटा रेक्टेंगल बने जिसका बेस और हाइट सेम हो, उस रेक्टेंगल को क्या बोलते हो, स्क्वायर। बहुत अच्छे, तो ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर का जो डायगोनल है वो साइड के साथ कितने एंगल पे होता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जी के क्वेश्चन है, जी के क्वेश्चन है बेटा, जनरल नॉलेज होना चाहिए इतना। हाँ जी, इधर चैट बॉक्स में लिखिए बेटा, लिखिए लिखिए क्या आंसर आएगा, 45 डिग्री, क्योंकि जो स्लोप है वो tan थीटा से निकलता है। तो बेटा tan 45 कितना होता है जानते हैं सारे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आंसर 1, यानी कि dy बाई dx इक्वल टू 1। चलो एक बार फटाफट क्विक 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 क्विक, x का क्यूब 3 नीचे, x का पावर रह गया एक कम 2, x स्क्वायर होगा, 2 को नीचे लाओ, dy बाई dx लिखना है, 2 को नीचे लिखना है, x का पावर 2 में से 1 माइनस किया 1 रह जाएगा, 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर y इक्वल टू एक्स पावर 1 है, ओनली x है, ओनली x भी ठीक है, एक ही बात है, तो पावर है 1, 1 को नीचे लाए तो x पावर 1 माइनस 1 0 रह गया। तो आप याद ही कर लो इसको चाहे। अब फटाफट 3 नीचे पावर 2, 2 नीचे पावर 1, और अगर y इक्वल टू ओनली x है तो 1 नीचे और जो पावर बचा 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, तो उसको छोड़ो पर आंसर 1 आना है। इतना याद कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। फटाफट फिर दोबारा देख लो, पहला फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, अगर y इक्वल टू सम कांस्टेंट है तो dy बाई dx 0 आने आना है, बात ही खत्म हो गई। दूसरा फॉर्मूला है, अगर y इक्वल टू एक्स पावर n है तो n आएगा नीचे, x पावर n माइनस 1, एक्स क्यूब हुआ 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हुआ 2 को नीचे, x पावर 1 रह गया, ओनली x हुआ तो x पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा। अब इसको एक बार नोट डाउन करो, क्योंकि मुझे ये मिटाना है, इसके बाद आगे कुछ और क्वेश्चन इस पे बेस्ड करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्मूला यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सिंपल चलेंगे। फिर एंड में जाके समझाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स को कैसे मैनेज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज सेकंड फॉर्मूला। मुश्किल नहीं लगा, आसान है, कुछ नहीं किया बेटा, पावर को नीचे एक पावर कम, इतना ही तो है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए पहले।
और ये जो बॉक्स में रिजल्ट लिखे हुए हैं ये सारे आपने याद करने हैं, रट्टा मारने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बॉक्स में लिखा हुआ है, बॉक्स में लिखा हुआ है सारा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो उसके एग्जाम्पल है ना कि सॉल्व कैसे करते हैं, यानी यूज कैसे करते हैं। चलिए 2 फॉर्म लर्न कर लिए हमने। y कांस्टेंट होगा तो dy बाई डी एक्स 0, यानी अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि x जो है वो हमेशा के लिए 5 रहता है, तो मुझे निकालना होगा dx बाई डी टी क्या आएगा, तो मैं लिखूंगा 0। कोई भी कांस्टेंट अगर है उसका किसी दूसरे पैरामीटर के साथ कैसा चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज क्या होगा, वो 0 आएगा। चलो इसको मैं थोड़ा सा और बेटर करता हूं, पहले से थोड़ा सा लेवल चेंज कर लेते हैं। अगर y इक्वल टू रूट एक्स होता, बेटा रूट एक्स मतलब x पावर हाफ, मैंने किया नहीं अभी कुछ, इसको जरा एक और तरीके से लिख दिया, इतने फर्क है। रूट का मतलब है पावर हाफ, तो बेटा dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ये एग्जांपल नंबर डी हो गया अपना। हाँ जी बोलिए बोलिए बेटा, हाफ आगे आ गया और x का पावर हाफ में से 1 माइनस करेंगे, बताइए क्या आएगा, हाफ में से 1 माइनस करेंगे पावर माइनस हाफ आएगा। वेरी नाइस। और करते हैं ट्राई एक। अगर y इक्वल टू 1 बाय एक्स क्यूब रूट होता, क्यूब रूट ऑफ x, तो बेटा क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, लेकिन ये नीचे था, जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो पावर 1/3 की बजाय -1/3 होगा। समझ गए होंगे। अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, मैंने डेरिवेटिव नहीं अप्लाई किया, अभी सिर्फ y को एक और तरीके से लिख दिया ताकि ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाए जैसा ये है, क्योंकि ये तो दिखने में इसकी जैसा नहीं है। अब फॉर्मूला लगा देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पावर आ गई आगे और x का पावर जो भी था उसमें से 1 माइनस करना है, पर ये दोनों माइनस माइनस से, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/3 और 1 ऐड हो जाएंगे, यानी बेसिकली ये 4/3 आ जाएगा। वेरी नाइस। कोई मुश्किल तो नहीं लगा, सिंपल फॉर्मूला। n को नीचे x का पावर 1 कम, लेकिन ये जो मैंने लिखे ये तो बहुत कम यूज होने हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होने हैं x स्क्वायर, x क्यूब, x पावर 1। इसका डेरिवेटिव निकाल चुके हैं अभी अभी, 3x स्क्वायर, 2 नीचे लेके गए x पावर 1 और 1 नीचे लेके गए, आंसर 1। बस इतना याद कर लो बेटा, ये ज्यादा यूज होने हैं। जो मैंने 3 लिखे हैं ये तो मैंने करके दिखा दिया कि अगर ऐसा कुछ आ गया तो आपको क्या करना है। मोस्टली आपका काम इससे चल जाएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, बस इसकी जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है। हाँ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार मैंने लगा दिए पहले, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन फिजिक्स, बार बार यूज होना बेटा। ये तो +2 में भी लगेगा, +1 में भी लगेगा, रिपीटेडली लगेगा। इसकी भी जरूरत पड़ी तो क्या फर्क पड़ता है, 0 तो लिखना है यार। 0 लिखने में कोई दर्द होता है? नहीं होता। 0 लिखो, कुछ नहीं होता। जब भी कोई चीज कांस्टेंट हुई तो बेटा उसका डेरिवेटिव जो है उसका आंसर 0 आना ही आना है। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं ट्रीटमेंट को। चलिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे अभी जो मेन कंटेंट है ना अपना आज का इंपॉर्टेंट, वो सारा डिस्प्ले करता जा रहा हूँ। एंड में जाके आपको ये सिर्फ फॉर्मूले की अलग जगह नोट डाउन कर लेना, बाकी न्यूमेरिकल कैसे करने वो तो चल रहा है साथ साथ में। तो अगर अब अगला जो फॉर्मूला है, इफ y इक्वल टू सम कांस्टेंट c इंटू एक्स पावर n हो। मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं पहले, उससे जल्दी समझ आएगा। अभी एग्जांपल तीसरे लॉ के चल रहे हैं। अगर अपने पास बेटा y होता 5 इंटू एक्स क्यूब, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जब आपने निकालना है dy बाई डी एक्स, कुछ नहीं करना, 5 को बेटा जैसे पड़ा है पड़ा रहने दो, इसमें कुछ नहीं करना, इस पे आ जाओ सीधे। इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या आएगा, 3 आएगा नीचे और x का पावर 3 में से 1 माइनस किया 2, बस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो अगर कांस्टेंट इंटू एक्स पावर n हो तो कोई नया पंगा नहीं लेना आपने, वो जो कांस्टेंट था जैसे 5 था ना उसको पड़ा रहने दो, बाकी को आप एज यूजुअल फॉर्मूला जो हमने पहले किया वही लगा दो, और क्या हो गया, कोई मुश्किल नहीं है।
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू 3/x, कोई बात नहीं है, इसको हम 3 इंटू एक्स पावर, एक्स को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाके एक्स पावर माइनस लिखना ऐसे ही आपको बेटा, पहले कांस्टेंट 3 इंटू एक्स पावर समथिंग, पहले ऐसे लिख लो, इसका फॉर्मूला लगा दो बस। dy बाय डी एक्स इक्वल टू 3 को बाहर छोड़ो, पावर को आगे लिखना होता है -1 को, एक्स पावर -1 में से एक और -1 करेंगे तो -2, सो सिंपल। बाकी जो भी आएगा उसको छोड़ो, मारो गोली। ये अभी हमने ये थोड़ी करना है एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे क्या आता है, और करके दिखाता हूं। एक काम करो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके देखिए पहले क्या आंसर आता है, पॉज कर लो वीडियो को, आप अपने ट्राई करो, फिर मैच करो कि जो मेरा आंसर आ रहा है वो आपका आंसर भी आ रहा है सेम। ओके, पॉज हटा दो, लेट अस सी आपका आंसर मेरे से मैच करता है कि नहीं करता है। इसको हम 9/√x को 9 इंटू एक्स पावर -1/2 लिख सकते हैं। 9 इंटू एक्स पावर -1/2 चलेगा, बस कुछ नहीं करना, 9 को जैसे पढ़ा रहने दो, पावर -1/2 को आगे लेके आए, एक्स पावर -1/2 में से -1 और 1 करेंगे तो आधा पहले माइनस था, एक आपने और माइनस कर दिया, तो ये हो गया -3/2। वेरी नाइस बेटा, -1/2 में से एक -1 और करेंगे, -3/2 बन जाएगा, आंसर आ गया, बस इतना ही करना है बेटा, कोई पंगा नहीं है। चलिए, तो कांस्टेंट इनटू समथिंग लिखा हो तो कांस्टेंट की आपने परवाह नहीं करनी बेटा, ओनली कांस्टेंट हो, ओनली कांस्टेंट हो, ओनली 5 हो फिर तो 0 आएगा, ओनली 5 तो 0। 5 इंटू एक्स पावर समथिंग है तो 5 को 5 रहने दो, उसको मत छेड़ो, आगे जो भी लिखा हुआ है उस पर टूट पड़ो बस, 5 को नहीं छेड़ना, इसको करना जो भी करना बस। अगर ओनली 5 है फिर तो 0 आने आना, फिर तो कोई परवाह नहीं मारनी। चलिए इसको भी एक बार नोट डाउन, रूल नंबर 3 हो गया, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4, अगेन वेरी इजी। इफ y इक्वल टू f प्लस g माइनस h, एग्जाम्पल लेके बताता हूं फिर जल्दी समझ आएगा। अगर y हो इक्वल टू x³ प्लस 3x² माइनस 9x प्लस 72, घबराओ नहीं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, पुराने फॉर्मूले लगने हैं, नया फॉर्मूला तो कोई है ही नहीं है। आपको x को हैंडल करना आता है, बस आपने ये जो प्लस माइनस है जहां जहां जैसे जैसे लिखे हुए थे ना उनको नहीं छेड़ना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो जो लिखा रहने दो। x³ का अब तो रट गया होगा सबको, x³ का क्या आना था, डिफरेंशिएट होके 3x², वेरी नाइस। कांस्टेंट इनटू समथिंग हो, मैंने बोला था कांस्टेंट को वही रहने देना। x² का क्या आएगा, बोलिए 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 बोलिए, x² का क्या आएगा, 2 नीचे x पावर 1, वेरी नाइस। तो मैं सीधा लिख दूं 2x, 9 को वही छोड़ो, ओनली x हो, अभी भी किया था बेटा, पीछे जरा पिछला पेज निकालो, ओनली x लिखा हो तो पिछला पेज निकालो जरा, क्या लिखा था, ओनली x का डेरिवेटिव इज, मैंने ग्राफ भी बना के दिखाया था, 45 का एंगल आया था 1, वेरी नाइस। तो बेटा x का डेरिवेटिव 1। अब बोलो 72 बेटा, ओनली नंबर हो एक कांस्टेंट, 72 के साथ x होता तो 72 को बाहर छोड़ देते और x पे टूट पड़ते। अब किस पे टूटेंगे बेटा आप, है ही नहीं कुछ, तो अगर टूटने के लिए कुछ है ही नहीं तो आंसर 0, इसको 0 लिखेंगे। तो बेटा आंसर आपका आ गया 3x², इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 6x माइनस 9, वेरी सिंपल। तो रूल क्या है कि अगर आपके पास 2 या 3 टर्म्स हो तो आपने dy/dx निकालने के लिए df/dx कर दो बेटा, इसका भी कर दो dg/dx, थोड़ा छोटा हो गया मेरे पास, जगह कम हो गई,
आप सही से अच्छी से लिख लेना, माइनस डी एक्स बाई डी एक्स, यानी जो जहां पड़ा है उसको वही पड़ा रहने दो। जैसे लंगर में बेटा क्या होता है, कई लोग लाइन में बैठे होते हैं, तो ये थोड़ा कि हर बंदा अपनी खीर उठा के खुद लेके जाएगा। जो जहां बैठा है उसको खीर वहीं पे जाके डालते रहो, बस इतना ही है। जो जहां बैठा है उसको बैठा रहने दो। यानी अगर प्लस या माइनस हो, कई सारे टर्म्स आ जाए, चाहे 20 हो, आप कोई टेंशन नहीं, जो साइन था वही साइन चलने रहने दो। और एंड में जाके जो अपने रूल पुराने हैं, नया रूल तो मैंने कराया नहीं, कोई नया रूल नहीं कराया, पुराने रूल है, उसी रूल को अप्लाई करना है। उन रूल्स को अप्लाई करके जो जहां जहां बैठा था ना उसको वहीं वहीं पे उसका काम तमाम करते जाओ, बस इतना ही काम है। चलिए, नया रूल नहीं है ये पुराने रूल है। हाँ जी, कौन बच्चा पूछ रहा है कितने रूल्स हैं? कितने रूल्स हैं? तो ये मान के चलो कि अभी हमें 3 रूल और करने हैं, बस 3 रूल और करने, 3 बस कर लेंगे। 3 कितने हुए? 4 हुए। 4 में से ये तो कुछ है ही नहीं है, इसमें क्या रूल में है? इस रूल में क्या रूल में है बेटा? जो जहां है उसको वहीं पे सर्व कर दो, खाना उसका वहीं वहीं पे उसका काम तमाम कर दो। ये भी कोई रूल नहीं है। ये कोई रूल है? कोई रूल नहीं है। सी को मारो गोली बेटा, बाहर पड़ा रहने दो, इसको अंदर घुस जाओ, जो अटैक करने वाली चीज है उस पर अटैक करो। आप जब चॉकलेट खाते हो तो चॉकलेट का जो बाहर वाला हिस्सा उसको छोड़ देते हो, छोड़ो परे, अटैक तो अंदर करना है ना उसके चॉकलेट पे। तो बेटा सी को बाहर छोड़ो, एक्स पावर एन को कर लो, उसको अटैक करो बस। और इसमें आंसर 0 आया क्योंकि कांस्टेंट तो था, बट उसके आगे अटैक किस पे करेंगे बेटा? अगर आप घूमने गए शाम को लॉकडाउन के टाइम में और आपको एक रैपर दिख गया चॉकलेट का और गलती से आपने उसको चॉकलेट समझ के उठा लिया, तो जब उसको खोलोगे अंदर से क्या निकलेगा? 0, कुछ नहीं निकलेगा बेटा। चॉकलेट का सिर्फ कवर है, अंदर की चॉकलेट गायब है, तो आंसर 0। बहुत सिंपल। अच्छा, कुछ मुश्किल तो नहीं लगा होगा? मुझे नहीं लग रहा कुछ मुश्किल है इसमें। हाँ, अगर मैं आपको करवाने बैठ जाता कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, फिर आपने दुखी हो जाना था कि सर ने क्या शुरू कर लिया ये। तो हमने मजे लेने हैं, फिजिक्स मजे लेने की चीज़ है, एंजॉयबल सब्जेक्ट है, और जो सारा कुछ है वो आपके रूटीन में होता रहता है। ये मैं कुछ नया नहीं करा रहा हूँ। एक्सेलरेशन, स्कूटर का एक्सेलरेटर, स्कूटर का स्पीडोमीटर सब आपने देखा हुआ है। मैंने कौन सा बोल दिया आपको कि एज्यूम एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन 6th शेल, ऐसा तो कोई पंगा नहीं है, मैंने कुछ भी एज्यूम नहीं कराया। चलिए, तो फिजिक्स जो है वो एक रियलिस्टिक सब्जेक्ट है, यानी सारी चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं, बस हमने उनको मैथमेटिक्स के साथ एक प्लान्ड वे में स्टडी करना है और प्रेडिक्ट करना है कि आगे क्या होने वाला है। ओके, तो 4 फॉर्मूले हो गए, 3 मैंने और बोले, 3 प्रॉमिस बस, 3 के बाद छुट्टी कर देंगे, कोई बात नहीं। 3 फॉर्मूले और हैं, छोटे छोटे हैं, मुश्किल नहीं है। ये लंबे, इनसे छोटे हैं ये लंबे हैं, इनसे छोटे हैं। चलिए, तो वो 3 फॉर्मूले और कौन से रहते हैं? तो फटाफट इसको पहले पॉज करके नोट डाउन, फिर एंड में जाके बस एक न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल करते कैसे हैं, और आपने कुछ और न्यूमेरिकल जो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा वो खुद ट्राई करने हैं। कुछ फॉर्मूला बेस्ड होंगे और कुछ जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल, यानी कि पोजीशन का कुछ इक्वेशन दिया होगा, वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, एक करके दिखाऊंगा और 2 आपने खुद ट्राई करने हैं, राइट? चलिए, तो मैं रब करने वाला हूँ, जो फॉर्मूले वो छोड़ दूंगा, जो ये क्वेश्चन मैंने नीचे सॉल्व किया वो रब कर दूंगा। तो आप एक बार पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे शुरू करता हूँ। चलिए, अब उन बच्चों को खुश कर देते हैं जो बार बार ना अंदर से, जिनके वॉल का निकल रहा है कि सर ने क्या पंगा ले लिया, आज ये क्या शुरू कर लिया, ये तो फिजिक्स लग नहीं रही किसी साइड से। चलिए, ये लेकिन पढ़ना जरूरी है, ये फिजिक्स में आना ही आना है, तो मान जाओ यार, मान जाओ। 3 फॉर्मूले मैंने बोला था, 3 फॉर्मूले और हैं, लिख दिए मैंने आपके सामने, लंबा चौड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है। साइन एक्स कॉज एक्स, tan एक्स भी होता है वैसे, सीकेंड एक्स भी है, कोसेकेंड एक्स भी है, लेकिन मुझे यूज ही नहीं करना। हमें फिजिक्स में साइन एक्स और कॉज एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो वही करेंगे, बाकी छोड़ो परे। एक ये है लॉग ऑफ एक्स विद नेचुरल बेस,
नेचुरल बेस क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में लॉग टेबल कर लिया, उसमें जो बेस था ना नीचे लॉग के नीचे वो 10 था, उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। एक नेचुरल बेस वाला होता है उसको ई लिखते हैं, ई अभी पंगा मत लो, ई थोड़ा खतरनाक सी चीज है। 1/1, 1/1 इंटू 2, 1/1 इंटू 2 इंटू 3, फिर 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये चलता रहेगा। बहुत लंबी चीज है, छोड़ो परे, इसको हमें याद नहीं करना, सिर्फ पता होना चाहिए ई क्या है। दो तरह के बेस होते हैं लॉग के, एक है नेचुरल ई और दूसरा बेस है बेटा 10, उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। चलिए, तो साइन जो है वो सबसे पहले आया, तो साइन का जो डेरिवेटिव है सो सिंपल, वो cos x होता है। साइन का डेरिवेटिव cos x, तो फिर cos का डेरिवेटिव क्या होगा, हंस रहे हैं बच्चे, साइन x है ना। बस एक चीज याद रखना है, साइन को बोलना है अच्छा अच्छा, कॉस को बोलना है बुरा बुरा। क्या, साइन अच्छा अच्छा, कॉस बुरा बुरा। जो बुरा है उसका आंसर बस नेगेटिव आता है, याद कर लोगे इतना। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन को बोलो अच्छा अच्छा, कॉस है बुरा। इनफैक्ट जो सारे ना सी वाले हैं, वो एक बेटा, एक बच्चे का बेटा ओलंपिक्स में जो मेडल आया वो आया गोल्ड मेडल, उसको हम ए लेवल पे खड़ा करते हैं। एक का आया सिल्वर, उसको बी लेवल पे खड़ा करते हैं। एक का आया वो प्लास्टिक का मेडल, उसको प्लास्टिक नहीं, चलो क्या बोलेंगे, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज वाले को हम सी पॉइंट पे खड़ा करते हैं। ए सबसे ऊपर होता है, बी उससे नीचे, सी सबसे नीचे। तो सी जो है वो सी कैटेगरी, सी क्लास का बंदा है, यानी घटी क्वालिटी का बंदा है। तो सी मतलब बुरा बुरा। जितने सी वाले हैं ना, एक्चुअली मैंने अभी क्योंकि आपको सारे तो नहीं कराए, साइन का आता है प्लस कॉस, कॉस का आता है माइनस साइन, टैन, टैन सी से नहीं शुरू हुआ ना, टैन का आता है प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स। घबराओ नहीं, हमने लिखना, हमारे काम का नहीं है। लेकिन जब सीकेंड का निकालते हैं, सॉरी कॉट एक्स का, तो आता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। जितने सी से शुरू होते हैं वो सारे बुरे हैं, उन सबका आंसर नेगेटिव आता है। जो सी से शुरू नहीं होता, साइन एक्स, टैन एक्स, सीकेंड एक्स, उनका आंसर प्लस आता है। जो सी से शुरू होते हैं, कॉस एक्स, कॉट एक्स, कोसेकेंड एक्स, वो सारे ही डेरिवेटिव सबका नेगेटिव आता है। तो सी मतलब बुरा बुरा, साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। हमें तो ये दो करने, बाकी हमें जरूरत ही नहीं है। एक ये याद कर लो बेटा, लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है, नेचुरल लॉग एक्स का, वो 1/x होता है। ये कभी कभी यूज होना है, मैंने 7 स्टार यहीं पे लगाए हुए हैं। सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला लगना है, और इसमें कोई मुश्किल नहीं लगा, मुझे लग रहा है आपको कोई काम नहीं है इसमें बेटा। एन आगे पटको, एक्स का पावर जितना था ये कम कर दो, इसमें तो इतना ही है। ये बाकी के जो है ना, ये ऑर्नामेंटल है। हाथी के दांत, वो हाथी के दांत होते हैं बाहर को निकले हुए, उससे खाना थोड़ी खाता है वो दिखाने वाले होते हैं कि हाँ देखो मेरे कितने सुंदर हैं। राजस्थान में मूछें लंबी लंबी रखी होती है बेटा, करते थोड़ी मूछे से कुछ, ये थोड़ा कि मूछ पे कुछ लोड रख के लेके जाना है, वो मूछ दिखाने की होती है, हाँ भाई ठीक है हमारी ऐसी है और क्या। चलिए, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स, कॉस सी से शुरू हुआ, बुरा बुरा मतलब माइनस साइन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ये कभी कभी यूज होंगे शायद, अभी जो चैप्टर काइनेमेटिक्स चल रहा है ना, उसमें तो ये तीनों कहीं नजर भी नहीं आएंगे, दिखेंगे नहीं आपको। चलिए, तो ये तो था मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल कैलकुलस। अब मैं न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं आपको कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होना है, जो कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो अभी मैं इधर वाला नहीं रब करूंगा क्योंकि ये फॉर्मूले मुझे यूज करने हैं, ये मैं हटा रहा हूं। बट कीप इन माइंड, वेलोसिटी निकालनी हो dx/dt, एक्सेलरेशन निकालनी हो dv/dt, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार, उस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, और क्वेश्चन करने से आपको समझ आएगा कि फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल आना कैसा है। एक क्वेश्चन करके दे रहा हूं, दो आप अपने आप पंगे लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन एक करके दिखाता हूं काइनेमेटिक्स का। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम एज x इक्वल टू t³ -2070 + 44। 4 क्वेश्चन है इस पे बेस्ड।
व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, व्हाट इज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने द वगैरह हटा दिए, अपने आप लिख लेना आप। इंग्लिश आप जानते हैं, सारे बच्चे ऑक्सफोर्ड के हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, द डाल देना, ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। एंड लास्ट क्वेश्चन इज द मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, क्या इस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था कि नहीं था। चलिए करना शुरू करते हैं, बहुत आसान है, यही वाले फॉर्मूले लगाने हैं। वेलोसिटी हमें पता है dx by dt से आती है, एक्सेलरेशन हमें पता है dv by dt से आती है। तो पहले मैं पोजीशन का इक्वेशन लिखता हूं, t क्यूब 2070 प्लस 44। तो बेटा वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है, जैसे यहां पे dy by dx करते थे, यहां हमें dx by dt करना है। बेटा पहले उधर x का पावर लिखा रहता था, नीचे dx लिखते थे, अब इधर t के पावर से नीचे dt आया हुआ है, बात वही है। ओके, तो dx by dt निकालेंगे, मैंने बोला था जो जहां पड़ा है उसको वही पड़ा रहने दो, और जो बीच के साइन है वो नहीं हिलाने, माइनस था प्लस था। t क्यूब का डेरिवेटिव बेटा x क्यूब होता तो क्या आता, 3x स्क्वायर, तो t क्यूब का क्या आएगा, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, 3t स्क्वायर। चलिए 27 को यहीं पर रहने देना है, रैपर को छोड़ो, चॉकलेट पे अटैक करो। t पावर 1 का डेरिवेटिव, 1 आगे आपकी मर्जी है लिखना, लिखो। t पावर 1 में से 1 माइनस किया 0, एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1, और 1 इंटू 1 क्या होता है 1। तो वैसे याद रखो बेटा, इन फ्यूचर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर x पावर 1 हुआ तो 1 आंसर आएगा, t पावर 1 हुआ तो 1 आंसर आएगा। और ओनली कांस्टेंट हो, बेटा चॉकलेट का रैपर है, अंदर चॉकलेट नहीं है, क्या बताया था 0, तो बेटा इसको ऐसे लिख दें 3t स्क्वायर माइनस 27। यही से अगर मुझे एक्सेलरेशन भी निकालनी है, एक्सेलरेशन होती है dv बाय dt। बेटा अब इसको भूल जाओ, वेलोसिटी का इक्वेशन आपके सामने ये है। अब इसकी बात करो, इसको करना है आपने डिफरेंशिएट, इसका लेना है डेरिवेटिव। ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, ये इक्वेशन पोजीशन का था, ये वेलोसिटी का आ गया। एक हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो मैंने बोला था सॉरी बेटा, तो मैंने बोला था कांस्टेंट हो ओनली, जैसे वो y इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसका आंसर तो 0 आता है, छोड़ो पर इसको। 3 को जैसे है वही रहने दो, रैपर को छोड़ो, चॉकलेट पे अटैक करो। तो t स्क्वायर पे अटैक किया तो क्या आया, 2 आगे आ गया, वेरी नाइस, और t पावर 2 में से 1 माइनस किया 1, तो ये हो गया बेटा एक तरह से 6t। चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लेते हैं। अब काम आसान है, आपके पास पोजीशन है, आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास एक्सेलरेशन है, तो बड़ा सारा कुछ तो है, सिर्फ आपको t की वैल्यूज पुट करनी है बस। तो पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 4 सेकेंड। तो ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ए पार्ट। 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी, वेरी सिंपल, t का वैल्यू वेलोसिटी में, बेटा वेलोसिटी इक्वेशन यही है ना, इसमें t को 4 सेट कर दो, बस आंसर आ गया बेटा। v इंटू 4 नहीं है, ध्यान रखना, जब हम लिखते हैं v ब्रैकेट में 4, इट मीन्स वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। चलिए तो t की जगह बेटा 4 लिखना है, 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 27। बेटा 4 स्क्वायर मतलब 16, 16 इंटू 3, तो बेटा 64 थोड़ी होता है, 16 इंटू 3 48, 48 में से 27 माइनस किए 21। तो अभी तो यहां यूनिट नहीं दे रखे, लेटर से मीटर में दे रखा आपको, और टाइम लेटर से आपको सेकंड में दे रखा है, तो आप आंसर लिख देंगे 21 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 4 सेकंड हुआ था तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड थी। 2 सेकंड में निकालना, टी का वैल्यू 2 पुट कर देना, 9 सेकंड में निकालना, टी का वैल्यू 9 पुट करते जाओ, जिस टाइम पे पूछा है टी का वैल्यू वो सेट कर दो, आंसर निकल आएगा। बी पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। बेटा रेस्ट का मतलब वेलोसिटी क्या होगी 0, बहुत अच्छे।
और वेलोसिटी का रिलेशन क्या निकाला आपने, 3t² माइनस 27। 27 को इधर ले आओ बेटा, 27 इक्वल टू 3t² कितने पे कैंसिल, 9 पे। तो बेटा t² अगर 9 है तो t का वैल्यू प्लस या माइनस 3 होगा। मुश्किल तो नहीं है, t का वैल्यू प्लस या माइनस 3 होगा। लेकिन टाइम जो है पीछे को तो जाएगा नहीं, तो आप -3 को छोड़ दो, आप +3 यूज करो। जब टाइम +3 सेकेंड था, माइनस छोड़ रहा हूं मैं, उस टाइम वेलोसिटी कितनी थी। दोबारा सुनो ध्यान से, क्वेश्चन है व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, वो टाइम 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हुई है। क्वेश्चन है कि उस टाइम पोजीशन क्या था। पोजीशन का इक्वेशन 1 है बेटा, तो पोजीशन एट 3 सेकेंड वुड बी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, पोजीशन निकालनी है ऑब्जेक्ट की उस टाइम जब वो रेस्ट पे आ गया था, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी। तो हमने v को 0 पुट करके ये निकाल लिया कि v 0 कब हुआ था। तो क्वेश्चन इतना रह गया ना कि उस टाइम वो कहां पहुंचा हुआ था। तो हमें t निकालना है, सॉरी t निकाल लिया, पोजीशन निकालनी है 3 सेकेंड पे। तो हम लिखेंगे t³ यानी 3 का क्यूब -27 इंटू टी दैट इज 3 प्लस 44। बेटा 3 का क्यूब करेंगे क्या आएगा, वेरी नाइस 27, और ये 27 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 81 प्लस 44। बाकी सॉल्व करिए, बाकी आपका काम है कि कितने मीटर पे वो पहुंचा हुआ था। मैं आंसर छोड़ रहा हूं आपके लिए, आगे अपने आप करेंगे। अब क्वेश्चन है सी पार्ट बेटा, ये मैं पीछे वाला रब कर रहा हूं बेटा, बाकी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे पहले पॉज करके, जगह नहीं बची है। पहले नोट कर लीजिए पॉज करके। मैं फिर नीचे वाला रब कर रहा हूं, ए एंड बी पार्ट निकल चुके हैं, ये रब कर रहा हूं बेटा। अब रह गए लास्ट के 2 पार्ट, सी एंड डी। सी में पूछा है एक्सेलरेशन कितना था t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। बेटा नोटेशन समझ आ गई, a ब्रैकेट में लिख दिया 3, मतलब एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड कितनी थी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेटा है 6t, तो t की जगह आपने बस 3 सेट करना है बेटा, कोई पंगा ही नहीं है। t को 3 पुट कर दो, क्योंकि आपको 3 सेकेंड पूछा था ना। तो 6 इंटू 3 मतलब 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, बी केयरफुल। अब लास्ट पार्ट रह गया डी, क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, क्या सारे के सारे मोशन में सेम एक्सेलरेशन रहा। वेरी सिंपल बेटा, एक्सेलरेशन 1 सेकेंड पे चेक करो ना, 6 इंटू टी है। जब t 1 था तब एक्सेलरेशन 6 था, t जब 2 हुआ तो एक्सेलरेशन 12 हो गया, t जब 3 हुआ तो एक्सेलरेशन 18 हो गया। तो अगर सारे रास्ते एक्सेलरेशन चेंज होता रहा, चेंज होता रहा, चेंज होता रहा, तो क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, नहीं था। तो आप लिखेंगे कैसे, देखो ध्यान से, सिंस a डिपेंड्स ऑन टाइम। बेटा a एक्सेलरेशन में ना टाइम का रिलेशन आ गया, a डिपेंड्स ऑन t, देयरफॉर मोशन इज नॉट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। या फिर और सिंपल करना है, नॉट यूनिफॉर्म लिखने की बजाय आप लिख सकते हैं मोशन इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। बेटा लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज मतलब जो मैं कहना चाहता हूं दूसरे को समझ आ गया तो आपकी मर्जी है, नॉट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लिख दो चाहे। क्वेश्चन था ना, इज द मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, आंसर लिख सकते हैं नो, मोशन इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। हाँ अगर यहां पे t नहीं आता, मान लो बाई चांस 6 आ जाता, तो t है ही नहीं, तो बेटा जब a इक्वल टू 6 आ गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो बेटा x का वैल्यू जो मर्जी होता रहे, तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू जो मर्जी होता रहे। उस केस में जो एक्सेलरेशन है वो आने वाले सभी टाइम में सेम रहेगी, सेम रहेगी तो बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अभी तो t साथ में आ रहा है, तो अलग अलग t पे अलग अलग एक्सेलरेशन आएगा। तो बेटा आज का लेक्चर जो था दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ध्यान से करना है, रिवाइज भी करना है, इसीलिए यूट्यूब पर डाल रहा हूं ताकि आप इसको दोबारा फिर से देख पाएं। तो एक काम करना, एक बार तो इसको पूरा चलने दो,
कुछ भी नोट डाउन नहीं करना पहले, ऐसे चलने देना एक बार। दूसरी बार बेटा फिर जो है जैसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ना, तो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखना। चलिए 2 न्यूमेरिकल सेंड कर रहा हूँ, वो व्हाट्सएप पे आप मुझे सोल्यूशन सेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला पार्ट एक और है इसका सेक्शन, लेकिन उसमें जो फॉर्मूले हैं मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा उसमें कहानियाँ कम हैं। कहानियाँ कम मतलब वो बस वाला केस के थोड़ा सा कवर हुआ, जीतपुर पहुँच गई, वो वाली बातें नहीं आएंगी। वो इसका अपोजिट है। बस जो फॉर्मूले यहाँ पे आए इसके हमने उल्टे करने हैं। तो डिफरेंशिएशन का अपोजिट इज इंटीग्रेशन, वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, और जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं जो नहीं अटेंड कर पा रहे क्लासेस या चंडीगढ़ से बाहर हैं, उनको शेयर कर दीजिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।